अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल है और मैं अपने यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ फार्मूला सीरीज़ में पार्ट नंबर 34। और पार्ट नंबर 34 में हम कुछ मैग्नेटिज़म को स्टडी करेंगे और इसके एक फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला फ़िज़िक्स का, वो हमने आज उसके ऊपर देखना है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेटिज़म जो है वो है क्या। तो फिज़िक्स के अंदर मैग्नेटिज्म को एक फोर्स की तरह से समझा जाता है जो रिपेल करता है और अट्रैक्ट भी करता है। किसे अट्रैक्ट करेगा, किसे रिपेल करेगा? उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जिनके अंदर आयरन मौजूद होगा। मेटालिक, जो मैग्नेटिक मटेरियल की तरह के होंगे ऑब्जेक्ट्स, उन्हें मैग्नेट जो है ये अपनी तरफ को खींचेगा और दूसरे मैग्नेट को ये रिपेल भी कर सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जो साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म थी ये शुरू कहाँ से हुई। ये जनाब 470 BC के अंदर एशिया माइनर का एक छोटा सा टाउन था जिसे मैग्नस कहा जाता था। तो सबसे पहले मैग्नेट जो थे वहाँ से एज ए मिनरल, एज ए ब्लैक मिनरल ज़मीन के अंदर से निकले थे। और वो जब उसको तहकीक की गई तो पता चला कि ये रिच ऑक्साइड ऑफ आयरन है जिसे मैग्नेटाइट का नाम भी दिया जाता है। और ये स्टोन्स की तरह के थे, यानी कोई स्टोन किसी तरह का था, कोई स्टोन किसी का था, लेकिन इस स्टोन के अंदर एक एबिलिटी थी कि ये बिट्स ऑफ आयरन्स को, आयरन के ज़र्रात को ये अपनी तरफ खींच लेता था। तो और इन्हें फिर हमने लोड स्टोन्स का नाम दिया, या उन लोगों ने इसे लीड द वे स्टोन का नाम दिया। और इन्हें पता था कि ये एक डेफिनेट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ के एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर हम इसको ले सकते हैं। इसका मतलब था कि ये डायरेक्शन बताता था। लीड द वे स्टोन इसका नाम था और लोग बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ी से इसको देखा करते थे कि ये किस तरह का स्टोन जो है ना वो हमें मिला। तो मैग्नेट, तो इसे मैग्नस के हिसाब से कहा जाता था। फिर उन दिनों में वहाँ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1820 के अंदर डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद एक साहब आए, हैंस क्रिश्चियन ऑरियस्टेड। इन्होंने फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यकजा कर दिया और इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जब हम बात करेंगे ना तो फिर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस वजह से क्योंकि हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के बारे में जब बात करेंगे तो एग्जांपल मैं यहां से दूंगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्जेस हम लेते हैं और दोनों रेस्ट पर होते हैं। तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में कौन सी चीज रेस्ट पर होगी? हम कहेंगे कि यहां जो करंट्स है ना, दे आर नॉट चेंजिंग विद टाइम एक्चुअली, और यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल्स जो है ना वो यहां पर हमें मिलेंगे। फिर इस सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो ये है कि वेयर आर द मोनोपोल्स। स्टडीज, हमारी रिसर्च ये बताती है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते थे कभी जब हमारी यूनिवर्स बन रही थी, लेकिन अब वो कहाँ है? वी डोंट नो। हमें इस सवाल का आंसर नहीं पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से चलता है। हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और फ्लक्स बनता चला जाएगा, यानी वी कैन कैलकुलेट सम वैल्यू। इसी तरह नेगेटिव है तो उसकी तरफ को फील्ड लाइंस आती हैं तो वहां से भी फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ और साउथ जो हैं ये अलग अलग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। देयरफॉर वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कंटिन्यूअस होती हैं और ये फॉर्म करती हैं क्लोज्ड लूप्स, यानी ये लूप्स की शक्ल में आएंगी। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल तक पहुंचेगी, फिर मैग्नेट के अंदर ट्रैवल करेंगी नॉर्थ की तरफ, और फिर से दोबारा से ये पूरा लूप जो है बनना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं कि फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस एंड क्लोजिंग अ पॉइंट चार्ज क्यू वी कैन राइट दिस। ये फ्लक्स का एक बेसिक फॉर्मूला है। फिर मैं यहां पर, हमें पता है गॉसेस लॉ हमें बताता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। और जब चार्ज को मैं यहां पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के हिसाब से जब मैं उसे लिखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ जाती है।
और अगर मैं यही चीज़ मैग्नेट के लिए लिखूंगा तो मेरे पास क्लोज सरफेस के लिए लेना है ना हमने, तो बी डी एस इक्वल टू 0 आता है। और इसका 0 होना हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि जी नॉर्थ और साउथ पोल जो है ना ये अकेले अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, ये बताता है, ये हमेशा पेयर में आते हैं। तो मैग्नेटिज्म क्या हुआ? इट इज अ क्लास ऑफ फिजिकल फिनोमेना दैट आर मीडिएटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स। अब मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किसने कर लिया? ये प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल दोनों मौजूद होंगे, इकट्ठे एक ही जगह पे होंगे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट्स हैं एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स है विच गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट्स another currents which acts on another currents and magnetic moments, ताकि उन्हें रिपेल किया जा सके या उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके। तो जब मैं पहली और दूसरी दोनों इक्वेशंस पर गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करता हूं तो आई विल हैव नंबर 3 या नंबर 4। सो डाइवर्जेंस ऑफ बी के 0 होने का मतलब यह है कि जी नो फ्री पोल्स, आपके पास अकेला पोल नॉर्थ नहीं हो सकता, अकेला साउथ भी नहीं हो सकता। जबकि यहां हमें समझ में आती है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई, डाइवर्जेंस का मतलब होता है स्प्रेड करना, ऐसे कोई चीज फैल रही है। तो यहां चूंकि अकेला चार्ज लिया जा सकता है लिहाजा फ्लक्स, उसका फ्लो, उसका स्प्रेड होना समझ में आता है। लेकिन जहां पर डाइवर्जेंस ऑफ बी का 0 होने का मतलब यह है कि दोनों पोल्स एक साथ इकट्ठे ही हैं, एक पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी दूसरे में एंटर हो जाती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में एंटर हो जाती हैं। इसका मतलब होगा लीविंग द सरफेस जो फ्लक्स है और एंटरिंग द सरफेस जो फ्लक्स है वो इक्वल हो गया। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना हो गया? 0 हुआ, कोई चीज स्प्रेड आउट तो हुई ही नहीं। लिहाजा हम कहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ बी कितना है? 0 है, और इसका मतलब ये कि नो फ्री पोल्स। लिहाजा ये इस सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वेयर आर द मोनोपोल्स। तो इसके मतलब जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो फिर हम अपनी क्लास में देखेंगे। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं पार्ट नंबर 35 लेकर आऊँगा। तब तक के लिए डॉक्टर जावेद को फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद यूट्यूब चैनल से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।